Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, fourth chapter in history, मुगल एम्पायर। मैंने फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री का लिया है, द मुगल एम्पायर। मुगल जो थे यानी कि बाहर के जो विदेशी जो शासन आए, मुगल मीन्स जो मुस्लिम जो शासक आए, उनका एम्पीरियर यानी कि उनका साम्राज्य किस तरह से बढ़ा। एम्पायर, मुगल एम्पायर, एम्पायर मीन्स उसको पूरा साम्राज्य, कहाँ कहाँ पर उन्होंने रूल किया, कितना बड़ा अपना उन्होंने जो एम्पायर वो खड़ा किया। From the latter half of the 16th century, from the half of the latter half of the 16th century यानी कि 16th century की हाफ में, मिडिल में, the Mughals expand their kingdom from आगरा and दिल्ली। मुगल्स ने अपना जो किंगडम था, अपना साम्राज्य था, वो आगरा और दिल्ली तक बढ़ा दिया था। Until in the 17th century, the Mughals created huge empires which controlled nearly all the subcontinent। 17th century के आते आते मुगल एम्पायर जो था, एक बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने अपना खड़ा कर लिया था और बहुत जो आसपास के जो एरियाज थे उन पर कंट्रोल कर लिया था। They imposed structures of administrations and ideas of governors that lasted even after their rules। उन्होंने जो स्ट्रक्चर जो बनाया था एडमिनिस्ट्रेशंस का, और उन्होंने जो आइडियाज लगाए कंट्री पर किस तरह से रूल करना है, अपने एम्पायर को किस तरह से चलाना है, उनके जो आइडियाज थे वो आगे आने वाले जो रूलर्स थे उनको भी काफी बेनिफिशियल रहे, वो बेनिफिटेड रहे कि उन्होंने भी उनको फॉलो किया। Who were the Mughals? मुगल्स कौन थे? The Mughals were the descendant of two great lineages of rulers, Genghis Khan and Timur। दो मुगल शासक थे यानी कि बाहर से जो विदेशी जो शासक आए उनमें मेन जंगेजी खान और तैमूर, इनके जो वंशज थे वही मुगल्स थे। मुगल्स मिलिट्री कंपेनियन, मुगल्स की जो मिलिट्री थी वो किस तरह से बनी हुई थी, किस तरह से उसको बनाया गया था। बाबर 1526 से लेकर 1500 टू 1530 इसका टाइम पीरियड है कि इंडिया में इतने टाइम पीरियड तक उसने रूल किया था। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पीरियर सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर। जब बाबर 12 साल का था तब वो 1494 में फरगना का शासक बना था और फर्स्ट मुगल शासक था जो इंडिया में आया था। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। 1526 में पानीपत की वॉर ऑफ द पानीपत जो कही जाती है, और एग्जाम्पल जो आपको न्यू जो एक मूवी बनी है वो भी इसी के ऊपर बनी हुई है। तो जो इब्राहिम लोदी जो उस टाइम पर दिल्ली का शासक था, उसके साथ पानीपत की जो लड़ाई हुई 1526 में, उसमें दिल्ली का उस टाइम पर सुल्तान इब्राहिम लोदी था, उसको हराकर और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कंट्रोल किया था। इन 1527 ही डिफीटेड राणा सांगा। 1526 में राणा सांगा को इसने डिफीट किया, राजपूत रूलर्स एंड अलाइज एट खानू। उसके बाद उसने जो राजपूत राजा थे, खान जो राजा थे, उनको भी हराया। इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। इन 1526 में राजपूतों को, जो चंदेरी के जो राजपूत थे, उनको भी इन्होंने डिफीट किया था। ही स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। अपने डेथ से पहले उन्होंने पूरे आगरा और दिल्ली पूरे पर कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, बाबर का ही बेटा था हुमायूं, 1530 से लेकर 1540 एंड 1555 से लेकर 1556। ही वॉज डिफीटेड बाय शेर खान एट चौसा इन 1539 एंड कन्नौज इन 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। इससे ही वॉज डिफीटेड, ये हारा था किससे? शेर खान से। शेर खान, चौसा का जो युद्ध हुआ चौसा में 1539, चौसा एक जगह का नाम है, यहाँ पर ये इसका जो है कह सकते हैं कि इसका युद्ध हुआ था। फिर इसने कन्नौज पर 1540 में कन्नौज पर इन्होंने इसने अधिकार किया था। नेक्स्ट वन, अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्पीरियर। अकबर जब राजा बना तो उस टाइम पर वो 13 ईयर्स का था। हुमायूं के बाद सीधा अकबर का आ गया है।
ओके, इसमें बीच का थोड़ा सा कट हो गया है। नेक्स्ट वन, आप आगे देखिए, अकबर का, हुमायूं के बाद अकबर आया। हुमायूं के बाद अकबर बना शासक। अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्पीरियर। जब अकबर राजा बना उस टाइम पर वो 13 साल का था। आफ्टर 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंस ऑफ द रीजेंट बैरम खान। अकबर इंडिपेंडेंस हुआ यानी कि बिल्कुल, क्योंकि बैरम खान कौन था, जब वो छोटी उम्र में 13 ईयर्स में जब वो राजा बना तो उसका एक हेल्पर था, यानी कि उसके राजकार्य को देखने वाला, क्योंकि वो छोटा था, अनमिच्योर था। तो अनमिच्योर था तो इस मतलब कि उसकी देख रेख, उसका जो उसको गाइड करने वाला था वो बैरम खान था। 1570 में अकबर बिल्कुल इंडिपेंडेंस हुआ अपने डिसीजंस लेने के लिए। ही लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेनियन अगेंस्ट द सूरी एंड अदर अफगान्स, against the neighboring kingdoms of Malwa, Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbek। उन्होंने एक मिलिट्री कंपेनियन चलाया, यानी कि एक मिलिट्री उन्होंने अपनी लॉन्च की, एक पूरी मिलिट्री तैयार की। किसके अगेंस्ट? सूरी के अगेंस्ट, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के अगेंस्ट, और दूसरे जो अफगान शासक थे उनके अगेंस्ट में। अपनी नेबरिंग जो किंगडम्स थे, मालवा और गोंडवाना, उनके लिए भी। और उन्होंने उसके जो हाफ ब्रदर्स, इट मीन्स उसके जो कजन ब्रदर्स थे, मिर्जा हाकिम और उजबेक, जो कि उससे के अगेंस्ट में थे, उनकी जो रिवोल्ट थी उसको भी दबाया। यानी कि कुल मिलाकर अकबर ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म किया। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तूर was seized and in 1569 रणथंबोर। इन 1568 में सिसोदिया कैपिटल, सिसोदिया जो डायनेस्टी थी उसकी जो कैपिटल थी चित्तूर, उसको उसने बंद कर दिया, सील कर दिया बिल्कुल। और 1569 में रणथंबोर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। ड्यूरिंग 1570 to 1585 military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal, Odisha। जो टाइम पीरियड चला 1570 से लेकर 1585 के बीच में, जो जितना भी अकबर ने अपना यानी कि मिलिट्री को उन्होंने तैयार किया, प्रिपेयर किया, गुजरात के जो अलग, गुजरात में और बिहार, बंगाल और ओडिशा, इन राज्यों में भी उन्होंने अपनी अपनी जो आर्मी थी वो भेजी और वहां के राजाओं को हराकर अपने राज्य में उनको सम्मिलित किया। ड्यूरिंग 1528 से लेकर 1605 कंपेनिंग्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ा। कंधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफविद। कंधार पर उसने, जहां पर पहले से ही संविद था, वहां पर उसको सीज किया, अपने कंट्रोल में लिया। कश्मीर वन एक्सिटेड एंड ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। उसके बाद कश्मीर को भी कब्जे में लिया और काबुल, मिर्जा हाकिम जो कि उस पर रूल कर रहा था, उसकी डेथ के बाद काबुल को भी अकबर ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। कंपेनियन इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरर खानदेश एंड पार्ट ऑफ द अहमदनगर वर एनेक्सेटेड। उसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू के जो पार्ट्स थे, बेरर, खानदेश और अहमदनगर, वो पार्ट भी उसने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। यानी कि कुल मिलाकर अकबर ने अपने जो पूरा जो एम्पायर था उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड किया था, बहुत ज्यादा बढ़ाया था। अकबर के बाद आता है जहांगीर। 1605 to 1627 द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। सिसोदिया के जो रूलर थे, सिसोदिया डायनेस्टी के जो रूलर थे, मेवाड़ के जो रूलर थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल लोगों की सर्विस स्वीकार कर ली थी। मीन्स वो मुगलों के अंडर में रहकर काम कर रहे थे। लेस सक्सेसफुल कंपेनियन अगेंस्ट द सिख, द अहोम एंड द अहमदनगर फॉलोड। उसके अलावा लेस सक्सेसफुल यानी कि पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए थे। सिख जो राजा, सिख जो लोग थे वो मुगल सर्विस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अहोम और अहमदनगर के शासक भी, राजा भी मुगल शासन की सर्विस या उसके कंट्रोल में रहकर काम नहीं करना चाहते थे। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 कंपेनिंग कंटिन्यू इन द डेक्कन। जहांगीर ने ट्राई किया, फिर उसके बाद शाहजहां बना तो उसने भी ट्राई किया डेक्कन में, कि डेक्कन के जो राजा थे उनको हराकर वो कंट्रोल करना चाहते थे अपने एरिया में। द अफगान नोबल खान जहां लोधी रेबल्ड एंड वॉज डिफीटेड।
अफगान के जो खान जहां लोधी, उन्होंने रिबेल्ड मतलब विद्रोह किया, बट वो डिफीट हुए, वो हार गई। द बंडल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। उसके अलावा उसने बुंदेल पर आक्रमण किया और उसके राजा को हराकर, और ओरछा के राजा को भी हराकर वहां पर कंट्रोल कर लिया था। इन द नॉर्थ वेस्ट द कंपेनिंग टू सीज back from the Uzbek was unsuccessful and Kandahar was lost the शाहजहां। शाहजहां ने जो कंपेनी नॉर्थ वेस्ट में स्टार्ट किया था, जो कि इससे पहले जो राजा हुए उन्होंने स्टार्ट किया था, इट मीन जहांगीर ने, और उससे पहले अकबर ने भी स्टार्ट किया था नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो वहां पर उज्बेक और बल्कि खां जो राजा थे उनको वो हरा नहीं पाया था। तो वही जो है वो इसने शाहजहां ने भी कंटिन्यू रखा, बट उन्होंने अपने एरियाज पर वो अनसक्सेसफुल रहे, उनको अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। इन 1632 अहमदनगर was finally annexed the and the बीजापुर forced sued for peace। अहमदनगर 1632 फाइनली जो है वो मुगलों के कंट्रोल में आ गया, और बीजापुर ने भी शांति बनाए रखने के लिए खुद को मुगल शासन के हवाले कर दिया था। नेक्स्ट वन है औरंगजेब 1658 से लेकर 707। He became emperor after killing his brothers and imprisoning his father शाहजहां। औरंगजेब अपने भाई को मारकर और अपने फादर शाहजहां को उन्होंने जेल में डाल दिया था, और उसके बाद वो राजा बना। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम वर डिफीटेड इन 1663 बट रेबल्ड अगेंस्ट इन द 1680। नॉर्थ वेस्ट में अहोम जो डायनेस्टीज के जो रूलर्स थे उन लोगों को उन्होंने डिफीट तो कर दिया था 1663 में, बट फिर भी उन्होंने 1680 में मुगलों के खिलाफ उन्होंने जो है वो क्रांति रिवोल्ट स्टार्ट की थी। बीजापुर वॉज एनेक्टेड इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687। बीजापुर को उन्होंने 1685 में कैप्चर किया एंड गोलकुंडा को 1687 में। From 1698, औरंगजेब पर्सनली मैनेज campaigning in the Deccan against the मराठा। मराठा के अगेंस्ट में जब उन्होंने अपनी आर्मी भेजी तो उसको उन्होंने पर्सनली खुद मैनेज किया। इट मीन्स वो खुद मराठाओं से लड़ने के लिए 1698 में गए थे। He also had to face the rebellion in North India of the Sikh, जाट एंड सामंतीज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम। उसके अलावा उसने काफी जो रिवोल्ट जो हो रहे थे, सिख कर रहे थे, जाट कर रहे थे, संत नीम कर रहे थे, उन सब के जो रिवोल्ट थे उनको भी दबाने का काम कर रहा था वो। और नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम कंटिन्यूअस मुगल शासन का विरोध कर रहे थे उनको भी हराने की कोशिश कर रहा था। His death was followed by a succession conflicts among his son। और औरंगजेब की डेथ ने उसके जो सन थे उन सभी के बीच में झगड़ा पैदा कर दिया, क्योंकि उसने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था, इसलिए उसके जो सन थे वो सब राजा बनने के लिए लड़ने लगे। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, उनके सक्सेशन का जो ट्रेडिशन चला, मुगल्स फॉलोड कंप्रेहेंसिव इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। उन्होंने उनके जो सन में उनके जो सक्सेशन का चला कि उनके बाद जो फॉलो करने वाले जो औरंगजेब की जो सन थे वो संभाल नहीं पाए और डिवीजन हो गए। इट मीन्स उन्होंने जो पूरा एम्पायर जो उन्होंने बनाया था वो पूरा अब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि उनके जो सन थे वो सभी राजा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने अपने राज्य चूज कर लिए थे। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मुगलों के दूसरे रूलर्स के साथ कैसे रिलेशंस थे। As the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily। काफी जो पावरफुल मुगल वैसे काफी पावरफुल थे, बट फिर भी वो काफी सारे जो दूसरे जो राजा थे उनको अपने साथ मिलाकर रखना चाहते थे। बट मैनी रेजिस्टेंस एज वेल, ताकि अपने अच्छे के लिए पहले से सोच के चल रहे थे। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफेन। यानी कि उनका जो बैलेंस था
उन्होंने जो किसी तरह की जो हारने वाले जो राजा थे उनके लिए उन्होंने किसी तरह की ह्यूमिलिटी यानी कि मानवता नहीं दिखाई। उनको या तो वो डिफीट करने के बाद मार देते थे या उनको कैद कर लेते थे। तो मुगलों की इस जो ये धारणा जो थी वो काफ़ी सारे राजा और जो मुखिया थे उनको प्रभावित नहीं कर पाई थी। मनसबदार एंड जागीरदार्स, group coming from different backgrounds such as Iranians, Indian Muslims, Afghan, Rajput, Maratha joined service were enrolled as mansabdar। काफी लोगों के ग्रुप्स थे जैसे इरेनियंस, इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा। ये जो लोग थे इन्होंने उनकी सर्विस उन्होंने अपना ली थी क्योंकि मुगलों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो कंट्रोल जो किया उनको जो नई पोस्ट दी गई यानी कि उनको उस एरिया का सरदार बना दिया जाता था जिसको नाम दिया गया मनसबदार। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सावर और क्लेवरीमैन। मनसबदार जो था वो मिलिट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था या फिर रिक्वायर्ड यानी कि मिलिट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती थी यानी कि जो उसके लिए जो वर्कर जो सोल्जर्स चाहिए होते थे उनको मेंटेन करने का काम मनसबदार का था कि गांव में कि आर्मी के लिए चाहिए, मिलिट्री के लिए चाहिए, तो कोई भी जो व्यक्ति उसमें शामिल होना चाहता हो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मनसबदार पूरी करता था। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असेसमेंट कोल्ड जागीर। असाइनमेंट। मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी वो जागीर के रूप में। इट मीन्स क्या हुआ कि उसको जो सैलरी थी वो उनकी जो एरिया उसको दिया गया था उसको एक जागीर एक एरिया दिया गया था, उससे जितना भी रेंट आता, जो भी टैक्सीज जो आते थे उस एरिया से, वो सारे टैक्सीज वो अपने पास रखता था, तो वही उसकी सैलरी होती थी। जब्त एंड जमींदार्स, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट। जो मेन जो रेवेन्यू का जो मेन इनकम का जो सोर्स था वो टैक्सीज ही थे, रेवेन्यू ही था जो कि फार्मर से कलेक्ट किया जाता था। द इंटरमीडिएरीज वो कलेक्टिव टैक्सीज आर कॉल्ड जमींदार। राजा के बीच में और फार्मर के बीच में जो बीच में रह के जो काम करता था, इट मीन्स राजा ने जिसको अपॉइंट किया हुआ था फार्मर से टैक्सीज कलेक्ट करने के लिए, वो बीच का जो व्यक्ति था वो जमींदार होता था। जमींदार फार्मर से टैक्सीज कलेक्ट करना फिर उसको राजा के पास पहुंचाता था, तो बीच के जो व्यक्ति था जो मिडल मैन था वो जमींदार होता था। अकबर पॉलिसीज, अकबर की क्या क्या पॉलिसीज थी, क्योंकि अकबर काफी फेमस एंड काफी पावरफुल राजा था, काफी पॉपुलर भी था। अबुल फजल explained that the empire was divided into provinces called सूबास। अबुल फजल ने जो कि एक राइटर है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अकबर ने अपने राज्य को अलग अलग प्रोविनेंस अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया था जिसको सूबा बोला जाता था। गवर्नड बाय अ सूबेदार, जिसमें सूबेदार उसको रूल्ड करता था, उसको सूबा कहा जाता है एरिया को, और सूबेदार उसको रूल्ड करता था। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, और उस एरिया के जितने भी पॉलिटिकल और मिलिट्री वर्क होते थे वो सारे सूबेदार ही देखता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। हर प्रोविनेंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, पैसे से रिलेटेड जो मैटर था वो देखने के लिए उस व्यक्ति को दीवान बोला जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, शांति बनाए रखने के लिए, एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, और कोई भी ऑर्डर लागू करने के लिए उस एरिया में, द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय देयर ऑफिसर्स अदर्स ऑफिसर्स। सूबेदार जो था वो दूसरे जो ऑफिसर्स थे जो शांति बनाए रखने में मदद करते थे उन सभी की हेल्प करता था। अकबर स्टार्टेड द आइडियाज ऑफ सुलह आई कुल or universal peace, which was ideas of tolerance that did not discriminate between people of different religions in his realm। अकबर ने क्या किया था कि हर धर्म को इक्वल माना। उन्होंने यूनिवर्सल पीस की बात की कि सभी लोग जो सभी धर्म में वो इक्वल है और सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाई जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और अकबर ने जो पॉलिसीज बनाई थी, जो गवर्न करने का जो तरीका बनाया था, उसी को ही जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया था। द मुगल एम्पायर इन द 17th century एंड आफ्टर।
The administrative and military efficiency of the Mughal Empire lead to great economic commercial properties. एडमिनिस्ट्रेशन जो चला जो मुगलों का, उसमें काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी वो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने बढ़ाई, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज पर कंट्रोल किया. द मुगल एम्पायर एंड देयर मनसबदार स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड which benefit the artists and peasantry who supplied them with goods and production. मुगल जो एम्पीरियर्स थे और जो मनसबदार थे वो अपना एक काफ़ी बड़ा जो पार्ट था उनको एक सैलरी देने में भी जाता था. जो एम्पीरियर्स थे वो अपने मनसबदारों की या दूसरे लोगों की सैलरी देने में भी काफ़ी एक बड़ा पार्ट जो था अपने खजाने का वो खर्च करते थे. बट इतना ही वो लोगों के भले के लिए भी लगाते थे, बट टैक्सेस भी इतने ही पे जो है वो कलेक्ट करते थे. In the late 17th century, the enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people. Late 17th century तक जो मुगलों ने जो आर्मी जो तैयार की थी वो और उनके पास काफ़ी सारे जो वेल्थ थी, यानी कि उनके पास बहुत सारा पैसा भी था. कोई भी राजा ऐसा नहीं था मुगल जो राजा था जिसके पास पैसे की कमी हो, और उनके पास उनके सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे कि वो किस तरीके से कमा सकते हैं. As the authority of the Mughal Empire or slowly declined, his servants embraced as powerful of power in the regions. The authority of Mughal Empire slowly declined. मुगल एम्पायर की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम हुई, उनका जो डिक्लाइन जो पतन हुआ वो धीरे धीरे हुआ, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो उनके जो बेटे हुए वो पूरे एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसीलिए उसका खात्मा हो गया था. By the 18th century, the prominence of the empires such as Hyderabad and Awadh had considered their independence political identities. उसके 18th सेंचुरी तक तो काफ़ी सारी जैसे अवध और हैदराबाद के जो राजा थे उन्होंने मिलकर मुगलों से अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था. इनकी कुल मिलाकर मुगल जो शासक मुगल एम्पायर जो था वो इंडिया में बहुत लंबा चला. काफ़ी अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा भी किया, पब्लिक का भी ध्यान रखा. बस काफ़ी ऐसे भी हुए जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा या कुछ जो लोगों के भले के लिए लोगों का भला नहीं चाहते थे, और कुछ ऐसे थे जो लोगों का अच्छा भी करते थे, जैसे अकबर थे, शाहजहां था, जहांगीर थे. ये काफ़ी अच्छे भी रूलर्स थे, मुगल रूलर जिन्होंने लोगों के लिए काम किया था. ओके, थैंक यू.